नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, पूरे किताब को पढ़ चुके हैं। अब उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। देखिए, कह रहा है कि इसमें से कौन से पदार्थ है। तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ वो होता है जिसमें भार होता है, स्थान छेदता है और जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव करते हैं, उसे हम लोग पदार्थ करते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। कुछ ऑप्शन दिया है, जैसे दिया है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। तो इसमें से सब देखते हैं कि कौन सा पदार्थ है। तो देखिए, कुर्सी, वायु, बादाम, नींबू, पानी पदार्थ के उदाहरण है, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताएं। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो उसके कणों में क्या होता है कि गति आ जाता है। जैसे, और पदार्थ के कण जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लुएट भी करते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते भी हैं। जैसे अगरबत्ती को हम एक कोने में घर में जलाते हैं तो हमारे पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए गर्मा गर्म खाने की महक जो है हमें दूर से ही मालूम पड़ जाती है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन दे रहा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी का काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेषित होता है। तो देखिए, आप लोग देखे होंगे कि कोई भी जब पानी में कूदता है तो अपने हाथ को ऐसे त्रिभुज आकार का बनाकर कूदता है, ताकि पानी को वो प्रतिच्छेद यानी काट सके। ऐसे खड़ा नहीं कूदता है, ऐसे कूदेंगे हम लोग तो पानी से हमें चोट लगेगा। तो देखिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी का काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेषित होते हैं। पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। दूसरा, जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। तो देखिए, पदार्थ के कणों की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला दिया है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा दे रहा है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। चौथा, पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। अब देखिए, हम एनसीईआरटी का पृष्ठ 6 का कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो देखिए, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में सजाया गया है। देखिए, सबसे कम जो होता है वायु का घनत्व होता है, उससे बड़ा चिमनी का धुआं का, उससे बड़ा रुई का, उससे बड़ा जल का, उससे बड़ा शहद का, उससे बड़ा चौक का और सबसे बड़ा लोहा का होता है, क्योंकि लोहा जो होता है वो ठोस होता है और ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, सरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। अब देखिए, इसका आंसर देख रहे हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को निम्न सारणी में दर्शाया गया है। देखिए, गुण दिया है यहाँ पे। देखिए, आकार, ठोस में देखिए निश्चित आकार एवं स्पष्ट सीमाएं। द्रव में कोई निश्चित आकार नहीं, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेता है। तीसरा, कोई निश्चित आकार नहीं, गैस में कोई आकार और कोई आयतन उसमें नहीं होता है। अब देखिए, आयतन के लिए निश्चित आयतन होता है ठोस में, द्रव में निश्चित आयतन होता है और गैस में कोई निश्चित आयतन नहीं, यह जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार एवं आयतन ले लेती है। अब देखिए, दृढ़ता और तरलता। ये ठोस जो होते हैं ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं हैं। द्रव का देखिए, ये दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि तरल होते हैं तथा बह सकते हैं।
गैस का देखिए ये बह सकती है। अब देखिए कणों के बीच आकर्षण बल ठोस में अधिकतम होते हैं, द्रव में ठोस से कम, और गैसों में ठोस और द्रव दोनों से कम। अब देखिए 5 नंबर में कणों की स्थिति। कण बहुत पास पास होते हैं ठोस में, द्रव में कण के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। गैसों में कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा होता है। अब देखिए संपीड्यता। ठोसों में नगण्य होता है, द्रव में संपीडनीय और गैसों में अत्यधिक संपीड़ित होता है। अब देखिए विसरण। ठोस में एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ विसरित नहीं होता है। विसरित मतलब होता है कि एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थों के कण में घुल मिल जाना। तो ठोसों के कण जो होते हैं एक दूसरे में नहीं घुलते मिलते हैं। द्रव में ठोस तथा गैस का विसरण होता है। गैसों का अन्य गैसों के साथ विसरण तीव्रता के साथ होता है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित गुणों पर टिप्पणी लिखिए। दृढ़ता का देखिए कह रहा है कि पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है इसलिए ये दृढ़ होते हैं, द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। यानी कह रहा है कि उसके अंदर वो गुण जो बाह्य बल का विरोध करता है यानी बाह्य बल को रोकता है, जैसे ठोस हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, हम उसको जब बाहरी बल लगाकर उसका आकार बदलना चाहते हैं, उसे मोड़ना चाहते हैं या दबाना चाहते हैं तो हमारे विरुद्ध बल लगाता है। वो मोड़ने की कोशिश नहीं करता है और ना ही दबने की कोशिश करता है, तो वो उसका दृढ़ता कहलाता है। अब देखिए संपीड़िता। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाह्य दबाव के कारण ये कण समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड़िता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीड्य होते हैं। गैसें सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है। ठोस की संपीड़ितता नगण्य होती है इसलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। देखिए कह रहा है कि ठोस जो होते हैं ना उसको हम दबा नहीं सकते हैं, दबा कर छोटा नहीं कर सकते हैं और ना ही पतला कर सकते हैं। अपवाद में होता है रबड़, रबड़ को और स्पंज, रबड़ और स्पंज को हम लोग दबा सकते हैं लेकिन फिर छोड़ने पर वो अपना आकार ले सकते हैं, वो अपवाद में होते हैं। लेकिन जैसे लोहा हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया, इन सबको हम दबाकर छोटा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही द्रव और गैसों में संपीड़ितता होता है। द्रव में तो कम होता है लेकिन गैसों में सबसे ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में गैसों को हम संपीड़ित करके दबाकर और छोटे से सिलेंडर में हम भर सकते हैं। संपीड़ितता इसलिए होता है क्योंकि ठोसों के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता है जिसके कारण वो और न समीप उसके कण नहीं आ सकते हैं। लेकिन द्रव में क्या होता है कि उनके कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है और गैसों में सबसे ज़्यादा होता है जिसके कारण हम गैसों को दबाकर और उसको एकदम समीप ला सकते हैं। अब देखिए तरलता। पदार्थ के बहने की प्रकृति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते, गैस सभी दिशाओं में बह सकती है। गैसों की तरलता द्रव से अधिक होती है क्योंकि इसमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है। देखिए तरलता जो होता है जैसे पानी हो गया या गैस हो गया, जिसे जो बहता हो, पानी को हम डाल देंगे ज़मीन पे तो कुछ दूरी तक क्या होता है, फैल जाता है, बहता है, तो वो उसका तरलता कहलाता है। जैसे ठोस को हम डालेंगे तो वो उसमें नहीं बहता है क्योंकि ठोस में तरलता नहीं होता है। ठोस के कण एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं और उनके बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। लेकिन द्रव और गैसों में होता है, गैसों में सबसे ज़्यादा होता है और द्रव में थोड़ा कम होता है। उनके बीच के कणों के बीच में खाली स्थान होता है जिसके कारण वो बहते हैं। अब देखिए बर्तन में गैस का भरना। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य आंतरिक बल के कारण होता है। देखिए कह रहा है कि गैसों को हम किसी भी बर्तन में आसानी से भर सकते हैं क्योंकि गैसों के जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल नहीं होता है
और वो चारों दिशाओं में अब क्या करते हैं कि बल लगाते हैं, और उनके कण क्या होते हैं कि फ्रीली होते हैं, और उनमें गतिज ऊर्जा होता है, जिसके कारण वो चारों दिशाओं में फैलते रहते हैं। इसी गुण के कारण हम गैसों को किसी भी बर्तन में भर सकते हैं। अब देखिए आकार। ठोस पदार्थ में अधिकतम अंतराण्विक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें उन्हें रखा जाता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता है। देखिए ठोस जो होते हैं उनके कणों के बीच में अंतराण्विक बल होता है, जिसके कारण उनका आकार होता है, और गैस और द्रव जो होते हैं उनके कणों के बीच में अंतराण्विक बल द्रव में कम होता है और गैसों में बिल्कुल नहीं होता है, जिसके कारण उनका आकार निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में हम उनको रखते हैं उसी बर्तन के वो आकार ले लेते हैं। अब देखिए घनत्व। किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कह रहा है कि किसी भी पदार्थ का जो घनत्व जो होता है उसका एक इकाई आयतन जो होता है उसके द्रव्यमान के घनत्व के बराबर होता है। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी D=m/v। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि कारण बताएं। देखिए कह रहा है कि ए नंबर गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। अब इसका कारण हमको बताना है कि क्यों किसी बर्तन में हम जब गैस को रखते हैं तो वो पूरे तरह से उस बर्तन को भर देती है, चाहे वो बर्तन छोटा हो या बड़ा हो। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि गैसों के बीच अंतराण्विक बल नहीं होता है, गैसों के कणों के बीच में खाली जगह होता है, गैसों के कणों में गतिज ऊर्जा होता है, जिसके कारण वो चारों तरफ फ्रीली घूमते रहते हैं। जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन में चारों तरफ से वो बल लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एक आंसर दे रहा है गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा अत्यधिक तथा इनके बीच आकर्षण बल नगण्य होने के कारण वे सभी दिशाओं में तीव्र गति से विचरण कर सकती है तथा जिस बर्तन में रखी जाती है उसे पूरी तरह भर देती है। अब बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। कह रहा है कि क्या हम गैस को जब किसी बर्तन में रखते हैं तो क्या वो उसके दीवारों पर दबाव डालती है? तो हाँ, वो चारों तरफ से क्या करती है, गैस के कण जो हैं बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। चलिए बी का आंसर हम लोग देख रहे हैं। देखिए गैसीय अवस्था में कणों की गति नियमित और तीव्र होती है। इसका कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब चलिए हम लोग सी नंबर देख रहे हैं। सी नंबर कह रहा है कि लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, क्यों? कारण बताना है। तो देखिए लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि यह एक दृढ़ वस्तु है जिसका आकार एवं आयतन निश्चित है, इसकी सीमाएं स्पष्ट है तथा इसके कण संपीड़ित नहीं होते तथा बहते नहीं। ये सभी गुण यह दर्शाते हैं कि लकड़ी मेज एक ठोस पदार्थ है। चलिए डी नंबर देख रहे हैं। हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। कह रहा है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला लेते हैं, लेकिन अगर लकड़ी में हमें हाथ चलाना पड़ेगा तो हमें कराटा जानना चाहिए। ऐसा क्यों? तो देखिए कह रहा है कि हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं क्योंकि हवा के कणों के बीच अत्यधिक रिक्त स्थान अर्थात कण बहुत दूर दूर होते हैं तथा कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसलिए बहुत कम बाह्य बल से उसे हटा सकते हैं। जबकि ठोस के कणों के कारण कण बिल्कुल पास पास बंधे होते हैं तथा मजबूत आकर्षण बल के कारण दृढ़ संरचना बनाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में बल प्रयोग करना पड़ता है, जैसे कि कराटे में दक्ष लोग करते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव का घनत्व कम होता है, लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए ऐसा क्यों? कह रहा है कि ठोस पदार्थ का घनत्व जो होता है द्रव के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है।
तो फिर भी जो बर्फ़ होता है वो क्यों पानी में तैरता है? तो देखिए, बर्फ़ पानी में जमने से बनती है, जिसकी संरचना में अत्यधिक रिक्त स्थान रह जाते हैं जो पानी में नहीं होते हैं। यह पिंजरे की तरह संरचना बना लेती है, जिससे इसका आयतन उतनी ही मात्रा के जल से अधिक हो जाता है तथा आयतन बढ़ने से घनत्व जल से भी कम हो जाता है, अर्थात बर्फ के टुकड़े जल पर तैरने लगते हैं। देखिए, कह रहा है कि बर्फ जो होता है वो जल से ही बना होता है और बर्फ के बीचों में बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उसका आयतन बढ़ जाता है और उसका घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण बर्फ जो है वो पानी में तैरने लगता है। अब देखिए, एनसीईआरटी का और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो देखिए, सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करते हैं कि हम जितना दिया रहेगा ना केल्विन में मान, उसमें से हम 273 डिग्री क्या करेंगे, घटा लेंगे। अगर हमें सेल्सियस में बदलना होगा तो हम केल्विन में से 273 डिग्री घटा लेंगे। अगर केल्विन में बदलना होगा तो हम क्या करते हैं, सेल्सियस में 273 डिग्री जोड़ देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दिया है 300 के, यानी 300 के मतलब 300 केल्विन दिया है, तो इसमें से हम 273 डिग्री घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, सेल्सियस में बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, सेल्सियस में तापमान 300 में से 273 डिग्री घटाया गया है तो 27 डिग्री सेल्सियस बच गया है। अब बी नंबर कह रहा है कि 573 डिग्री केल्विन, तो हम क्या करेंगे, 573 में से 273 घटा देंगे, 300 सेल्सियस बच जाएगा, यानी 300 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। अब कह रहा है कि अगर मान के चलिए कि 250 डिग्री सेल्सियस तापमान कर दिया जाए तो उस तापमान पर जल की अवस्था क्या होगी। और बी नंबर कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उस पर जल की अवस्था क्या होगी उस तापमान पर। चलिए, ए का आंसर हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ए कह रहा है कि हमें ज्ञात है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है तथा 250 डिग्री सेल्सियस जो कि क्वथनांक से काफ़ी उच्च ताप है, अतः इस ताप पर जल गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। देखिए, कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि जल को उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अगर हम उसको 250 कर दें, यानी दुगुना से भी ज़्यादा कर दें, तो क्या होगा, जल वाष्प में बनकर उड़ने लगेगा। अब बी नंबर देखिए, कह रहा है कि 100 डिग्री द्रवीय तथा गैसीय अवस्था दोनों, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलकर भाप में बदलने लगता है। अब देखिए, 100 डिग्री तापमान अगर हम करेंगे तो जल जो है वो द्रव में भी रहेगा और गैसीय अवस्था में भी रहेगा, क्योंकि उस अवस्था पे 100 डिग्री टेम्परेचर पर जल जो होता है भाप भी बनने लगता है और द्रव अवस्था में भी रहता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। अब कह रहा है कि मान के चलिए कि हम पानी को ही गर्म करते हैं, तो पानी को या बर्फ़ को हम रख कर पिघला रहे हैं, तो बर्फ़ जब तक पिघलता रहेगा तब तक उसका तापमान बराबर रहेगा। जब पूरा पिघल जाएगा तब तापमान बढ़ सकता है या घट सकता है, लेकिन जब तक पिघलता रहेगा, द्रव बनता रहेगा, तब तक तापमान समान रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए हम इसका आंसर देख रहे हैं। किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप इसलिए स्थिर रहता है क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा उसके कणों के बीच आकर्षण बलों को तोड़ने में प्रयुक्त हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं हम चैप्टर में कि जब हम किसी वस्तु को उसकी अवस्था को परिवर्तन कराते हैं तो जब तक उसका अवस्था परिवर्तन होते रहता है तब तक तापमान बराबर रहता है, क्योंकि जब हम उसको ऊष्मा दिया जाता है तो उसके कणों के बीच में जो आकर्षण बल जो रहता है उसको तोड़ने में ये ऊष्मा क्या होती है कि उसमें समाप्त होने लगती है, उसको उसमें ख़त्म होने लगती है, जिसके कारण तापमान ना बढ़ता है और ना ही घटता है, जिसे उसका गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने के लिए कोई विधि सुझाइए। अब देखिए, कह रहा है कि मान के चलिए कि वायुमंडल में जो गैस है उसको द्रव में बदलने के लिए एक विधि को बताइए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि दाब को बढ़ाकर तथा तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तित किया जा सकता है। विधि, एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस भरकर
इसमें लगे पिस्टन से संपीड़ित करने तथा ताप को कम करने पर पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं तथा द्रव में बदल जाते हैं। यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, हम एक सिलेंडर में वायुमंडलीय गैस को ले लेंगे और जब उसके पिस्टन को ऊपर से दबाएंगे तो गैस के जो कण होंगे वो आपस में नज़दीक आएंगे और आपस में नज़दीक आकर वो द्रवीभूत हो जाएंगे। अब देखिए और क्वेश्चन दे रहा है एनसीईआरटी का, कह रहा है कि गर्म शुष्क दिनों में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। कह रहा है कि जब दिन गर्म होता है और शुष्क होता है तो कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है। तो देखिए गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी कम होती है तथा तापमान अधिक होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने तथा आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण की दर में वृद्धि हो जाती है तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है। तो ये तो हम क्लास जब करा रहे थे तो उसमें भी हम बताए थे कि जब वाष्पीकरण होता है तो जहाँ से वाष्पीकरण होता है वहाँ से वो क्या करता है कि ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है। जैसे हम लोग गर्मी के दिनों में क्या करते हैं कि सूती कपड़े पहनते हैं और हमें खूब गर्मी हुआ रहता है और जैसे ही हम फैन के नीचे आकर बैठते हैं हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि हमारे पसीने का वाष्पीकरण होने लगता है और जब वाष्पीकरण होता है तो हमारा पसीने के वाष्पीकरण होता है तो वो हमारे शरीर से क्या करता है कि ऊर्जा को अवशोषित करता है, ऊर्जा को लेता है तो हमारा शरीर ठंडा होने लगता है। उसी प्रकार चलिए इसका दूसरा कैंसर हम लोग देख रहे हैं। घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं जिनसे पानी बाहर रिसता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण हो जाता है। इसी तरह मटके के ऊपर पानी बाहर आता रहता है और वाष्पीकरण में कम हुई ऊर्जा को पुनः मटके और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है चूँकि घड़े एवं जल से ऊष्मा अवशोषित होती है तथा वाष्पीकरण होता है, इसलिए मटके का जल ठंडा हो जाता है। यानी कह रहा है कि मटका जो होता है वो मिट्टी का बना होता है और उसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। जब उसमें हम पानी डालते हैं तो पानी क्या होते हैं कि उसके बाहरी सतह पर आते रहते हैं और वायु के संपर्क में आकर उसका वाष्पीकरण होते रहता है, जिससे वो घड़े से गुप्त ऊष्मा को क्या करता है, लेता है, ऊष्मा को लेता है। और जब घड़ा से लेता है तो पानी भी क्या होता है, जब घड़ा ठंडा होता है तो पानी भी ठंडा होते रहता है। अब 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसीटोन पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। देखिए आपने देखा होगा कि पेट्रोल जब हम लोग गाड़ी में डालते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे हाथों पे पड़ जाता है तो एकदम हमारा हाथ ठंडा हो जाता है, पल्ला हो जाता है। या नेल पॉलिश को हम जब साफ़ करते हैं क्लीनर से तो हमारे हाथों पे पड़ता है तो हमारे हाथ को ठंडा कर देता है, क्योंकि तेज़ी से उसका वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होने से वो हमारे शरीर से गुप्त ऊष्मा को लेता है, जिससे हमारे हाथ को ठंडा कर देता है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं। एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली इसलिए ठंडी हो जाती है क्योंकि इसके कण हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं। देखिए इसका भी कारण है। कह रहा है कि जितना भी क्षेत्रफल बड़ा होगा उतना ही क्या होता है कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तो देखिए कप का क्षेत्रफल कम होता है जिसके कारण उसमें रखे पदार्थ का वाष्पीकरण नहीं हो पाता है और वो ठंडी नहीं हो पाती है। और प्लेट का क्षेत्रफल क्या होता है कि बड़ा होता है जिसके कारण ज़्यादा मात्रा में उसकी वाष्पीकरण होता है और जिससे वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। जितना अधिक सतही क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण उतनी ही जल्दी होता है, जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इस तरह हम प्लेट से दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। तो देखिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए, ना कि ऊनी या पॉलिस्टर, क्योंकि ऊनी और पॉलिस्टर पहनेंगे तो वो
पानी को ऑब्जर्व नहीं करते हैं और उनसे वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं। गर्मियों में हमें हल्के रंग वाले सूती कपड़े पहनने चाहिए। हल्के रंग वाले कपड़े ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं तथा सूती कपड़ों में छिद्र होते हैं जिसमें पसीना अवशोषित हो जाते हैं और वाष्पीकरण तेजी से हो जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक एवं आरामदायक महसूस होता है। अब देखिए पाठ्य पुस्तक से कुछ प्रश्न यहाँ पे दे रहा है। 1 नंबर दे रहा है कि निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस में परिवर्तित करें। तो इससे पहले भी हम बताए हैं कि जितना भी दिया रहेगा केल्विन में उसमें से 273 डिग्री हम घटाएंगे वो सेल्सियस में बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। अब ये भी बताए हैं कि केल्विन में बदलने के लिए जब कहेगा तब उसमें हम 273 डिग्री क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, उसमें 273 डिग्री हम जोड़ दिए तो 298 केल्विन हो गया। 373 डिग्री सेल्सियस दिया है, इसमें 273 डिग्री जोड़ देंगे 6 से 46 केल्विन हो जाएगा। अब देखिए निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखे। अब देखिए इसका कारण लिखना है। चलिए हम लोग देख रहे हैं और कितना क्वेश्चन है, उसके बाद हम इसका आंसर बता रहे हैं। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा और है। चलिए इसका कारण हम लोग देख ले रहे हैं। ए नंबर कह रहा है कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। आपने देखा होगा कि कपड़ों में नेफ्थलीन रखा जाता है, जैसे फिनाइल का गोली वगैरह रखा जाता है कपड़ों में, गोला गोला उजला होता है। देखिएगा कि उस कपड़ा में ही रखा रहता है और कुछ दिनों के बाद वो गायब हो जाता है, वो कहाँ चला जाता है और उससे कपड़े में अच्छा सुगंध आते हैं। तो देखिए कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो तापमान बढ़ने पर बिना द्रव अवस्था में आए हुए सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, ये सब कुछ पदार्थ हैं। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं। नेफ्थलीन एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आए बिना गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। अतः कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। देखिए कह रहा है कि नेफ्थलीन जो होता है वो ठोस पदार्थ से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अब दूसरा बी का आंसर हम लोग देख रहे हैं। नहीं, बी का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। देखिएगा कोई आदमी इत्र या आपके आसपास से कोई जाता होगा इत्र लगाकर, तो एक बाइक ऐसे महकता है। तो देखिए हम उसके पास नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं, तभी भी हवा के झोंकों द्वारा हमारे नाकों तक आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि पदार्थ के कण जो होते हैं उनमें गति होता है और गैसीय कण जो होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह फ्लोएट करते रहते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देख रहे हैं। इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित हो जाता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हमारे पास तक पहुंच जाता है। अब चौथा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है और किसके बीच कम होता है, इसके बढ़ते हुए क्रम के अनुसार हम उसको व्यवस्थित करेंगे। यानी सबसे पहले उस कम वाले को रखेंगे, उससे बाद उससे बड़े वाले को, उसके बाद सबसे बड़े वाले को। तो देखिए जल दिया है, चीनी दिया है और ऑक्सीजन दिया है। तो ऑक्सीजन के कण के बीच सबसे कम आकर्षण बल रहता है, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा जल में होता है और सबसे ज़्यादा चीनी में होता है, क्योंकि चीनी ठोस होता है और ठोसों में आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। अब इसका कारण देखिए, ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक तथा ठोस जैसे चीनी में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल होता है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है।
अब देखिए, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुछ तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव अवस्था में होता है। बी नंबर देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल ठोस यानी बर्फ तथा द्रवीय अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट तथा बर्फ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो ठोस में भी बदल जाता है और ठोस जो है वो पिघलता भी है। तो ये दोनों का होता है, यानी द्रव का भी होता है और ठोस का भी होता है। द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट होता है और ठोस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। सी नंबर देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रवीय अवस्था यानी उबलना या गैसीय अवस्था वाष्पन दोनों संभव हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो उबलने लगता है, यानी बॉइलिंग करने लगता है, और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही वो वाष्पीकरण में भी बदल जाता है। तो इसका दोनों है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पुष्टि हेतु कारण दे। इसका कारण भी देना है। कह रहा है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है। बी कह रहा है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, ऐसा क्यों। तो देखिए, जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। अब देखिए बी नंबर, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित एवं आयतन होता है तथा यह दृढ़ होता है, बहता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 273 डिग्री केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। चलिए इसका आंसर देख रहे हैं। 273 डिग्री केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 इंटू 10⁵ जूल है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए पदार्थ से 3.34 इंटू 10⁵ जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि उबलते हुए जल या आग से हमें भाप से सबसे ज़्यादा जलने की महसूस होती है, जलन महसूस होती है, ऐसा क्यों। भाप से ज़्यादा जलन महसूस होती है, ऐसा क्यों। तो देखिए भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है क्योंकि 373 डिग्री केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है, इसलिए हमें भाप से अधिक जलन महसूस होती है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ये दिया है, निम्नलिखित चित्र के लिए ए बी सी डी ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया है, ए नंबर दिया है संलग्न यानी फ्यूजन, यानी ठोस से द्रव में बदल रहा है। अब बी नंबर दिया है वाष्पीकरण या वाष्पीकरण यानी द्रव से गैस में बदल रहा है। सी नंबर कंडेंसेशन यानी गैस से किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। और डी नंबर जमना सोडिफिकेशन यानी द्रव से क्या बन रहा है,
ठोस बन रहा है। ई नंबर ऊर्ध्वपातन, यानी ई नंबर जो है वो सीधे ठोस से किस में बदल जा रहा है, गैस में बदल जा रहा है। एफ नंबर ऊर्ध्वपातन, ये भी क्या है, सीधे ठोस से गैस में बदल रहा है। तो चलिए, ये आपका एक क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर का, हमारे आसपास के पदार्थ का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका नोट्स भी दे दूंगा, नोट्स भी करा दूंगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर 9th क्लास का साइंस का पूरा बुक ख़त्म करना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को देखते रहें। सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही हम ऐसे कराएंगे, बाकी सारा वीडियो जो होगा वो सब बोर्ड पे फेस टू फेस हम कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।